शादी के बाद एक दिन मैं जैसे ही नहा धोकर तैयार होकर सुबह कमरे से बाहर निकली तो मेरा देवर मुझे घूर घूर कर देखने लगा और फिर मेरी तरफ आगे बढ़ते हुए बोला कि मुझे दूध पीना है। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हो क्या गया है। वह मेरे करीब आता जा रहा था और मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था और बार-बार यही रट लगाए हुए था कि मुझे दूध पीना है। उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख मेरे हाथ-पैर काँपने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूँ? और वह लगातार ज़िद करता जा रहा था कि मुझे दूध पिलाओ। उसके बाद जैसे ही अचानक वह मेरे करीब आया और उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तभी मेरी ननद आ गई और उसे अपने कमरे में ले गई। ये सब देखकर मेरे दिमाग में बहुत ही गलत ख़्याल आने लगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा देवर मुझे देखकर इस तरह से क्यों बोल रहा था। तभी मेरी सास वहाँ आ गई और फिर उन्होंने मुझे जो बताया, उसे सुनकर तो मैं चौंक गई। उन्होंने कहा कि मेरे देवर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, बस इसी वजह से वह ऐसी हरकत कर बैठा। मेरी सास ने मुझे समझाया कि मैं अपने देवर की किसी भी बात का बुरा ना मानूं, क्योंकि वह तो दिमागी मरीज है, पर हम तो समझदार हैं। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं अपने देवर की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैं मन में यही सोचने लगी कि इसी वजह से वह मुझसे इस तरह की बात कर रहा था, वरना कोई ठीक-ठाक इंसान अपनी भाभी से इस तरह से कैसे बोल सकता है। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती थी कि मेरा देवर मुझे जब भी देखता था तो घूर-घूर कर मेरे सीने की तरफ देखकर दूध पीने की ज़िद करने लगता था, जिस कारण मैं बुरी तरह से घबरा जाती थी। लेकिन मैं खुद को समझाती थी कि मुझे उसकी इस बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उसमें ये समझ ही नहीं है कि किससे क्या कहना है और क्या नहीं। लेकिन मैं यही सोचती थी कि मेरा देवर मुझे देखकर इस तरह की ज़िद क्यों करने लगता है। घर का सारा काम निपटा कर मैं अपने कमरे में आराम ही कर रही थी कि तभी मेरी सास कमरे में आ गई। उन्हें अचानक से कमरे में देख मैं थोड़ा-सा चौंक गई। मैंने जल्दी से खुद को सँभाला और अपनी सास से पूछा, "क्या हुआ माँ जी? सब ठीक तो है? क्या आपको मुझसे कुछ काम था?" मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे एक बात कहने आई थी। मैंने कहा, "बताइए माँ जी, क्या बात है?" तो वह मुझसे बोली कि देखो बहू, मेरी बात का बुरा ना मानना, तुम्हारा जिस्म भरा-भरा है, ऊपर से तुम्हारा देवर थोड़ा पागल सा है। उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वह कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कर देता है। इसलिए तुम जब भी अपने कमरे से बाहर निकलो तो अपने आप को अच्छी तरह से ढक कर निकला करो। मैं खामोशी से उनका मुंह ताकने लगी। उन्होंने जो भी कहा उससे मुझे हैरानी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि अगर वह इतना ही पागल है तो फिर उसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाते। लेकिन खैर, सास की बात इतनी भी बुरी नहीं थी। मुझे वाकई इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। मैंने सोचा कि अब मैं उनसे इन सब चीज़ों को लेकर क्या सवाल जवाब करूं। उन्होंने मुझे सही बात समझाई है। मुझे खुद अपने पहनने और उठने बैठने का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद मैं कोशिश करने लगी कि अपनी सास को कुछ भी कहने का मौका ना दूं। मेरा नाम नीलू है। मैं 26 साल की हो चुकी थी, पर अभी तक मेरे लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आया था। और फिर जब एक पहला रिश्ता आया तो मेरी माँ ने उसके लिए हाँ कर दी और कोई ज़्यादा छानबीन भी नहीं करवाई, क्योंकि पिछले 2 सालों से मेरी शादी की बात किसी से बन ही नहीं रही थी। माँ को तो यहाँ तक ये लगने लगा कि शायद किसी ने मुझ पर कुछ जादू टोना करवा दिया है, जिसकी वजह से मेरी शादी की बात जहाँ भी चलती थी टूट जाती थी। इसीलिए इस बार इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने भी अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करते हुए इस शादी के लिए रजामंदी दे दी।
मेरे ससुराल वालों को शादी की बहुत जल्दी थी और माँ ने भी हमारी हैसियत के मुताबिक ही जल्दी ही मेरी शादी कर दी। शादी के बाद ही मुझे ये पता चला कि मेरा पति तो विदेश में नौकरी करता है, इसलिए वह शादी के कुछ ही दिनों बाद वापस विदेश चले गए। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा हैरानी थी, क्योंकि उन्होंने हमें शादी से पहले आखिर इस बात को क्यों नहीं बताया कि मेरा पति विदेश में नौकरी करता है। जब मैंने अपनी सास से इस बारे में पूछा कि आप लोगों ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो वह एकदम से घबरा गई और मेरी इस बात को नज़रअंदाज करने लगी। लेकिन जब उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने एक बार फिर से अपने इस सवाल को दोहराया। तो वह थोड़ा सोचकर मुझसे बोली कि तुम्हारे कदम इस घर के लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं बहू। मेरे बेटे का जल्दी ही वीज़ा लग गया। नौकरी के लिए तो उसने वहाँ पहले ही अप्लाई कर रखा था और देखो तुम्हारे उसके जीवन में आते ही उसकी कितनी अच्छी जगह नौकरी लग गई। मैं मन में सोचने लगी कि लेकिन इसमें छुपाने वाली क्या बात थी। अगर वह हमें पहले ही बता देती कि मेरा पति विदेश में नौकरी करता है, तो इससे हमारे सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले मेरे पति की और भी ज़्यादा इज्जत करने लगते। लेकिन न जाने क्यों उन्होंने इस बात को बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर मैंने इस बात की तसल्ली कर ली कि चलो मेरे पति की एक बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और मैं अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगी। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी सास, ननद और 20 साल का देवर था, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ये बात मेरी सास ने शादी के बाद ही हमें बताई थी। मुझे अपने देवर की दिमागी कमजोरी से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने शादी के बाद यही देखा था कि मेरी सास ही अपने बेटे के सारे काम खुद से करती थी, तो इससे मुझे कोई भी मुसीबत नहीं हो रही थी। मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। नंद से भी मेरी साधारण बातचीत हो जाया करती थी और पति से भी बात होती रहती थी। लेकिन जब से मेरा देवर मुझे अजीब तरह की नज़रों से घूर घूर कर ये कहने लगा था कि मुझे दूध पीना है, तब से मैं थोड़ा डर गई थी। एक दिन मेरी नंद और सास बाजार गए हुए थे और देवर आंगन में बैठा हुआ खेल रहा था। तभी अचानक से देवर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं, तो मैं भागकर आंगन की तरफ गई और वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा देवर पूरी तरह से भीगा हुआ बैठा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसे इस तरह पानी में भीगा देखकर मैं परेशान हो गई कि आखिर अब मैं क्या करूं। तभी उसे छींकें आने लगीं। मौसम के बदलाव की वजह से शायद उसे ठंड लग रही थी। मैंने सोचा सास भी इस वक्त घर पर नहीं है और अगर देवर बीमार पड़ गया तो वह तो यही सोचेंगी कि मैं उनकी पीठ के पीछे उनके बेटे का ख्याल भी नहीं रख पाई। इसलिए मैं तुरंत ही भागकर तौलिया लेकर आई। देवर उस वक्त भी चीखता ही जा रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे शांत कैसे कराऊं। उसके करीब जाने में मुझे बहुत घबराहट सी महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास उस वक्त और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए हिम्मत करके मैं उसके करीब गई और तौलिए से उसका सर पोंछने लगी। तभी अचानक से देवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैं उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह मेरा हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसमें ना जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। मेरी तो सांस फूलने लगी थी। वह मेरा हाथ पकड़े पकड़े ही मेरे और करीब आने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तभी मेरी सास और नंद बाजार से वापस आ गईं। जैसे ही मेरी सास ने देवर को मेरे साथ ऐसा करते देखा, उन्होंने तुरंत ही मेरा हाथ देवर के हाथ से छुड़ाया। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली गई और जाते ही कमरा अंदर से बंद कर लिया।
अपने देवर की इस हरकत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मैं कमरे में आराम से बैठकर गहरी सांस लेते हुए अभी जो कुछ भी हुआ उसे सोचने लगी कि आखिर देवर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है। लेकिन मैं देवर को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि उसकी दिमागी हालत तो ठीक ही नहीं थी। मैं अपने बेड पर बैठी अभी यही सब सोच ही रही थी कि तभी मेरी सास मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठकर मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, बहू, मैं जानती हूँ बाहर जो कुछ हुआ उससे तुम घबरा गई हो, लेकिन तुम परेशान मत हो। देखो, मेरा बेटा पागल नहीं है, वह दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए तुम उसकी इस हरकत का बुरा मत मानना। उसे इस बात का ख़याल ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है, वह खुद का ख़याल भी नहीं रख सकता, लेकिन तुम उसे कभी गलत मत समझना। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन मुझे बहुत ही बेचैनी सी हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप फ़िक्र मत करिए, मैं बुरा नहीं मानूँगी, लेकिन मैं मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने देवर से दूर ही रहूँ और उसके सामने कोई ज़रूरी काम हो तभी जाऊँ, वरना नहीं। लेकिन तभी मेरी सास बोली कि तुम अगर मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओगी तो देखना, वह तुम्हारे साथ इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेगा, बल्कि तुमसे भी दोस्ती कर लेगा। मुझे अपनी सास की ये बात समझ नहीं आ रही थी। वह कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे बेटे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो। मेरी भी अब उम्र हो गई है, तो मुझसे अब उसका ज़्यादा ख्याल रखा नहीं जाता। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। वह भी समझ गईं कि मैं डर रही हूँ, तो वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बेटे की पूरी जिम्मेदारी तुम पर नहीं डाल रही हूँ। बस इतना कह रही हूँ कि तुम भी उसका ख्याल रखो, जैसे मैं रख रही हूँ। मैं अपनी सास से इनकार नहीं कर पाई। मैंने कहा, ठीक है माँ जी, अब से अपने देवर का ख्याल मैं ही रखूँगी। तो वह बहुत खुश हो गई। फिर वह कहने लगी, तो फिर मैं उसके सारे कपड़े तुम्हारे कमरे की अलमारी में रखवा देती हूँ। वह आज से तुम्हारे साथ ही लेटेगा। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अब तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। मैंने तुरंत ही अपनी सास से कहा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं रात में बहुत गहरी नींद में सो जाती हूँ, और अगर उस वक्त मेरे देवर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे तो होश ही नहीं होता जो मैं उसका ख्याल रख सकूं। इसलिए उसे आप ननद के कमरे में ही सोने दीजिए। दिन भर मैं उसका ख्याल रख लिया करूंगी। मेरी सास ने मेरी इस बात में हामी तो भर दी, लेकिन उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि वह मेरे इस फैसले से खुश नहीं थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने पागल बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर न जाने क्यों डाल रही हैं। अगले दिन से मेरी सास देवर को मेरे कमरे में बेड पर बिठा गई। मैं जब कमरे में आई तो वह बैठा खेल रहा था। मैंने पहली मर्तबा अपने देवर को ध्यान से देखा। मेरा देवर काफ़ी अच्छी हेल्थ का था। अगर वह दिमाग से बीमार ना होता तो वह एक बहुत ही खूबसूरत मर्द था। मैं अभी उसे गौर से देख ही रही थी कि तभी देवर ने भी मेरी तरफ देखा और उंगली से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मुझे दूध पीना है। उसकी ये बात सुनकर मुझे शर्म सी महसूस हुई और मैंने अपना साड़ी का पल्लू ठीक किया। तभी मेरी सास कमरे में आ गई, तो मैंने उन्हें बताया कि ये मुझे देखते ही इस तरह की जिद करने लगता है। लेकिन ना जाने क्यों मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वह कहने लगी, नहीं बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे बच्चे को तो खुद अपना ही होश नहीं है, तो वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत कैसे सोच सकता है? तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। अब मैं आखिर अपनी सास से क्या कहती? उनकी नज़र में तो उनका बेटा बहुत मासूम था। अगली सुबह जब मैं नाश्ता लेकर ननद के कमरे में उसे देने के लिए गई, तो मैंने देखा कि मेरा देवर नंद के बिस्तर पर बिना कमीज़ पहने पेट के बल लेटा हुआ था। ये देखकर
मेरे पैर वहीं जम गए और मुझे पसीना आने लगा। उस वक्त मेरी नंद कमरे में नहीं थी। मैं तुरंत ही नाश्ता रखकर उसके कमरे से बाहर की तरफ दौड़ी तो सामने से नंद आ रही थी, तो मैं उससे टकरा गई। वह मुझसे चिल्लाकर कहने लगी कि भाभी, आप देखकर नहीं चल सकती हैं क्या? अपनी ननद के इस लहजे को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। अभी तक उसने मेरे साथ इस तरह से कभी बात नहीं की थी। मैं उससे बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। कुछ दिन सारे वक्त मेरे दिमाग में देवर और ननद को लेकर कई सारे सवाल आते रहे। अब मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा था। रात को बाकी के काम निपटा कर जब मैं अपने कमरे में पहुंची, तब मुझे याद आया कि मैंने आज छत से कपड़े तो उतारे ही नहीं। मैं तुरंत ही छत से कपड़े उतार कर लेकर आई और ननद के कमरे में उसके कपड़े देने के लिए गई। नंद के कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए सीधा अंदर चली गई तो देखा कि मेरी नंद देवर को कोई गोली खिला रही थी। लेकिन ना जाने क्यों मुझे अचानक देखकर वह बुरी तरह से घबरा गई और उसने उस गोली को अपने दुपट्टे में छुपा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है। मैं उसके कपड़े वहीं रखकर चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। फिर मैं सोचने लगी कि मेरे देवर का तो कोई इलाज नहीं चल रहा है, फिर नंद उसे कौन सी दवा खिला रही थी और मेरे अचानक कमरे में पहुंचने पर उसने उस गोली को छुपा क्यों लिया? आखिर वह ऐसी कौन सी गोली थी? तभी मैंने देखा कि मेरी नंद ने डस्टबिन में जाकर कुछ फेंका था, तो मैं नंद के वहां से जाने के बाद तुरंत ही डस्टबिन के पास गई तो उसमें पड़ी हुई चीज़ को देखकर तो मैं बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि वह जिस गोली का पैकेट था उससे मेरे दिमाग में हजारों सवाल आने लगे। दरअसल वह पैकेट मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाली गोली का था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ननद देवर को मर्दाना ताकत बढ़ाने की गोली आखिर क्यों खिला रही थी? उसे इस गोली की क्या ज़रूरत? मेरे दिमाग में बहुत ही गलत-गलत ख़्याल आने लगे। मैं सोचने लगी कि कहीं मेरी नंद देवर के साथ। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं बहुत ही घटिया ख़्याल अपने दिमाग में ला रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके पीछे ज़रूर कोई और वजह होगी। लेकिन आखिर वह कौन-सी वजह थी, ये मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। सुबह देवर को उस हालत में देखना और अब ये गोली वाला मामला, मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। पहले मैंने सोचा कि मैं इस बारे में अपनी सास से पूछूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं अगर मेरी सास को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, तो मैं उल्टा अपने लिए ही कोई मुसीबत ना खड़ी कर लूं। इसलिए मैंने सोचा कि इस बात का पता अब मैं खुद ही लगाऊंगी कि आखिर मेरी नंद देवर के साथ क्या कर रही है। थोड़ी ही देर के बाद मेरी ननद मेरे कमरे में आई और कहने लगी, ये लो भाभी, हल्दी वाला दूध पी लो। मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, वो दरअसल आजकल मौसम बदल रहा है, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, तो मैंने सोचा कि रात को हल्दी वाला दूध पीना फ़ायदेमंद रहेगा। मैं अपने लिए दूध बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बनाकर ले चलूं, बस इसीलिए ले आई। मैं मन ही मन सोचने लगी, मेरी ननद भी बड़ी अजीब है, कभी बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ रूखा व्यवहार करती है तो कभी फिक्र करती है। तभी ननद कहने लगी, क्या हुआ भाभी, पी लीजिए दूध। मैंने तुरंत ही दूध पी लिया। मैंने सोचा कि अगर मैंने नहीं पिया तो शायद ये दोबारा से मुझ पर चिल्लाने ना लगे, क्योंकि इसका तो अब मुझे कोई भरोसा ही नहीं लगता कि कब ये नाराज़ हो जाए और कब ये खुश हो जाए। दूध पीने के तुरंत ही बाद मुझे ना जाने क्यों बड़ी ही गहरी नींद आने लगी। मैंने अपनी ननद से कहा कि मुझे नींद आ रही है, तो वह कहने लगी, हाँ हाँ भाभी, आप सो जाइए, मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ। उसके बाद वह चली गई और मैं तुरंत ही लाइट बंद करके लेट गई। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे न जाने क्यों अपने बदन में बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था और कुछ अजीब सा लग रहा था।
जैसे कुछ अच्छा ना लग रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात को तो मैं अच्छी खासी सोई थी, फिर सुबह उठकर अचानक से शरीर में दर्द क्यों होने लगा। मैंने सोचा कि फ्रेश हो जाती हूँ तो शायद उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगे। जब मैं बिस्तर से नीचे उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे तो चलने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था नीचे, लेकिन ऐसा क्यों था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं बहुत परेशान होने लगी। मैं तुरंत ही शीशे के पास गई। वहाँ जाकर देखा तो मेरी गर्दन पर कुछ नाखूनों के निशान थे। ये देखकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गई। अब मैं सोचने लगी कि ये सब आखिर क्या है? क्या रात को सोने के बाद मेरे साथ कुछ हुआ है या ये सब मेरा वहम है? अब मैं इस बात को लेकर कुछ निश्चित नहीं थी, तो इसीलिए किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। उस पूरा दिन मैंने जैसे-तैसे घर का काम किया और देवर को सँभाला, लेकिन मुझे चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। 2-3 दिन के बाद लगभग आधी रात को न जाने कौन से वक़्त मुझे नींद में खुद पर किसी बोझ का एहसास हुआ और अपनी गर्दन पर किसी की उँगलियों की छुअन महसूस हुई। मैंने जल्दी से आँखें खोली, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने चिल्लाते हुए उसे खुद से दूर किया। तब मुझे अपने ऊपर से वह वज़न हटा हुआ लगा। मैं उठकर सीधा अंधेरे में दरवाजे की तरफ भागी और दरवाज़ा खोलकर अपनी सास का दरवाज़ा खटखटाने लगी। जल्दी ही सास ने भी दरवाज़ा खोल दिया और हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी। मेरा शरीर पसीने से तरबतर था। मैं तुरंत ही अपनी सास के गले लग गई और रोने लगी। शोर की आवाज़ सुनकर नंद भी अपने कमरे से आ गई। सास मुझे ऐसी हालत में देखकर घबरा गई और बोली, क्या हुआ बहू? क्या कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरे कमरे में कोई था। ये कहकर मैं रोने लगी। सास ने मुझे हैरानी से देखा और बोली, ये तुम क्या कह रही हो? रात के 2 बजे आखिर कौन तुम्हारे कमरे में आएगा? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा पति तो यहाँ है नहीं और देवर इस काबिल नहीं है, तो भला कौन हो सकता है? मेरी सास ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखती हूँ। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गईं, क्योंकि कमरे की बत्ती तो जल रही थी और कमरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहाँ कुछ भी हुआ हो। यहाँ तक कि बिस्तर पर भी सिर्फ वहीं पर सिलवटें पड़ी हुई थीं जहाँ मैं लेटी हुई थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आप मेरा यकीन कीजिए, मेरे कमरे में ज़रूर कोई था। मेरी सास ने नंद की तरफ देखकर कहा, अगर यहाँ कोई था तो तुम बताओ कौन था? क्या तुमने उसे देखा था? मेरी सास इस वक्त बहुत गुस्से में लग रही थी। मेरी नंद कहने लगी, भाभी, मुझे लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। मैं डर की वजह से चुपचाप खड़ी रही। तब मेरी सास बोली, तुमने अपने बेकार से ख्वाब की वजह से मेरी सारी नींद खराब करके रख दी है। अब जाओ और आराम से जाकर सो जाओ और हमें भी सोने दो। अपनी सास और ननद के कमरे से जाने के बाद मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। जैसे ही मैं पलटी तो खिड़की के उस पार मेरी नज़र पड़ी, जहाँ से मुझे कोई साया दिखाई दे रहा था। मैंने गौर से देखा तो वहाँ कोई था जो तुरंत ही भागा। मैं दौड़कर जैसे ही खिड़की के पास गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि दूसरी तरफ मेरी नंद मुझे खड़ी हुई दिख रही थी। अब मैं सोचने लगी कि क्या मेरी ननद का कोई आशिक था जो उससे मिलने आया था और मेरा और मेरी ननद का कमरा आस-पास होने की वजह से गलती से वह मेरे पास आ गया। मैं सोचने लगी, क्या ये सब इत्तेफाक था या फिर मुझे परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो पूरी रात मैंने करवटें बदलते हुए ही काटी।
सुबह मैंने अपनी ननद को आराम से नाश्ता करते हुए देखा। मुझे उसके रवैये में कोई भी बदलाव महसूस नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपनी सास को बताती हूँ कि कल रात मैंने किसी मर्द को कमरे की खिड़की से बाहर जाते हुए देखा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं मेरी सास मुझसे ये ना कहने लगे कि मैं उनकी बेटी के चरित्र पर उँगली उठा रही हूँ और कहीं ये बात मुझ पर ही उल्टी ना पड़ जाए। इसलिए मैंने खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी और सोचा कि अब से मैं और भी ज़्यादा सतर्क रहूँगी ताकि किसी भी तरह के झमेले में ना फंसूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी क्योंकि इधर कई दिनों से मेरे पति से मेरी बात भी नहीं हो पा रही थी और मेरा मायका भी काफ़ी दूर था, तो मैं अकेले भी अपने मायके नहीं जा सकती थी। मुझे ना चाहते हुए भी यहीं रहना था, पर यहाँ न जाने क्या चल रहा था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि इस बार जैसे ही मेरी मेरे पति से बात होगी, मैं उनसे मुझे अपने पास बुलाने के लिए कहूँगी। अगले दिन मेरी सास मुझे अपने साथ बाजार लेकर गई। जब हम वहाँ सामान की खरीदारी कर रहे थे, जिस दुकान से हम सामान ले रहे थे, तो वहीं मेरी सास की पहचान की कोई औरत उन्हें मिल गई। वह उनसे बात करने में मशरूफ़ हो गई। तभी मेरी नज़र थोड़ी ही दूर बने एक मंदिर पर गई। मैंने सोचा अब जब बाजार आई ही हूँ तो क्यों ना भगवान के दर्शन ही कर लूँ और उनसे प्रार्थना करूँ कि वह मेरी इन सारी परेशानियों को ख़त्म कर दें। मैंने अपनी सास से कहा कि आप बातें करिए, मैं अभी मंदिर से होकर आती हूँ। सास ने भी मुझे जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन कहा कि जल्दी आना, देर मत करना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं मंदिर की तरफ चली गई। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करके मुझे बहुत ही सुकून मिला। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह मुझ पर अपनी कृपा बनाए और मुझे सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएं। फिर जैसे ही मंदिर से बाहर जाने के लिए मैं पीछे पलटी, तो सामने मैंने जो कुछ देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही पलट गई हो। मेरी आँखों में आँसू उतर आए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ? मैंने अपने आप को दिलासा दिया और फिर मैं वापस अपनी सास के पास लौट आई। मेरी सास ने जब मेरे चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देखीं, तो कहने लगी कि क्या हो गया बहू? तो मैंने उन्हें बहाना बना दिया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। बस इसीलिए उसके बाद हम घर वापस लौट आए। घर आकर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन मेरी आंखों के सामने से वह नज़ारा जा ही नहीं रहा था। अब मैं अपने दिमाग पर जोर डाल के सारी चीज़ों के बारे में एक-एक करके सोचने लगी, तो मुझे कुछ कड़ियाँ जुड़ती हुई सी नज़र आ रही थीं। उसी रात को मेरी ननद एक बार फिर से मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। मैंने उससे दूध लेकर पी लिया, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान दिया था कि मेरी ननद कुछ-कुछ दिनों के बाद मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आती है और जब भी मैं दूध पीती हूँ, तभी मुझे तुरंत ही गहरी नींद आने लगती है और सुबह उठने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ वह सब हुआ हो। वरना जिस दिन मैं दूध नहीं पीती, उस दिन तो मुझे इतनी गहरी नींद नहीं आती और ना ही सुबह उठकर उस तरह की फीलिंग होती है। इस राज के बारे में जानने के लिए मैंने आज जानबूझकर दूध पी लिया और अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करके साइड में छुपा कर रख दिया ताकि मैं देख सकूं कि दूध पीने के बाद आखिर मेरे साथ ऐसा क्या होता है जिससे सुबह मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। थोड़ी देर के बाद मुझे गहरी नींद आ गई और मैं सो गई और जब सुबह उठी तो आज भी मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा हमेशा दूध पीने के बाद लगता है। मैं तुरंत ही उठकर सीधे अपने फ़ोन के पास गई और फिर मेरे मोबाइल में जो रात का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसे देखा। उसे देखकर तो ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली ही गिर गई हो। अब मुझे सब कुछ साफ-साफ समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आखिर इस सब के पीछे वजह क्या थी, वह भी मुझे जाननी थी। पर अब मैं किसी को भी छोड़ने वाली नहीं थी।
उस दिन मैंने घर के सारे काम ठीक से किए और अपने व्यवहार से सास और ननद को जरा सा भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे उन पर किसी बात का शक है। जैसे ही रात हुई, मेरी ननद फिर से मेरे कमरे में दूध का गिलास लेकर आ गई। इस बार मैंने दूध पीने का उसके सामने नाटक किया। उसे लगा कि मैं हमेशा की तरह पूरा दूध पी लूंगी, इसीलिए वह तुरंत ही कमरे से निकलकर बाहर चली गई और मैंने उस दूध को फेंक दिया। आधे घंटे के बाद ही मुझे कमरे के बाहर से मेरी सास, नंद और एक आदमी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरी सास ने नंद से कहा कि जाओ, जाकर देखो कि उस पर दूध का असर हुआ है या नहीं। ये सुनते ही मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर आकर आंखें बंद करके इस तरह से लेट गई जैसे मुझ पर दूध का गहरा असर हुआ हो। मेरी ननद मेरे करीब आई और उसने बड़ी ही बेदर्दी से मेरा मुंह पकड़कर इधर उधर घुमाया। मुझे उस वक्त काफ़ी दर्द हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उस दर्द को बर्दाश्त किया और ऐसा ही दिखाया जैसे मैं बेहोशी की हालत में सो रही हूँ। नंद ने तुरंत ही जाकर सास को ये खबर दी। वह तुरंत ही कमरे में आई और कहने लगी, इस लड़की के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, पर अभी तक हम जो चाहते हैं वह हमें मिल ही नहीं पा रहा। तभी मेरा देवर मेरी तरफ आगे बढ़ा और उसने जैसे ही मुझे हाथ लगाया, मैंने अपनी आंखें खोल दी और खींच के उसके गाल पर एक तमाचा मारा। मेरे अचानक उठ जाने से मेरी सास और ननद भी भौचक्की रह गई, लेकिन इससे पहले कि वह मेरे साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करती, तभी पुलिस आ गई और उन सबको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया जो मेरी नंद और सास से बातें कर रहा था। मैंने पहले से ही कमरे में कैमरा लगा दिया था और मुझे किस तरह से वह लोग बेहोश करके मेरे साथ ये सब करने की कोशिश कर रहे थे, वह पूरा वीडियो भी मैंने सबूत के तौर पर पुलिस को दिखा दिया। वह आदमी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था वह और कोई नहीं बल्कि मेरा पति ही था। वह सभी लोग हैरान थे कि मुझे उन सब की सच्चाई आखिर कैसे पता चली। तब मैंने पुलिस के सामने ही उन्हें बताया कि जिस दिन मैं मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने गई थी, उसी दिन मैंने मंदिर में अपने पति को एक बच्चे के साथ खड़ा देखा। ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गई थी कि मेरा पति तो विदेश में नौकरी कर रहा है, फिर वह यहाँ कैसे है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर उससे ये सवाल करूं, लेकिन मुझे काफ़ी समय से अपने साथ होने वाली अजीबोगरीब हरकतों की वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई साजिश हो रही है। इसलिए मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा और तुम लोगों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। मैंने सास से कहा कि तुम्हारी बेटी मुझे जब भी दूध देती थी तो तभी मुझे गहरी नींद आती थी और सुबह उठकर अपने शरीर में दर्द महसूस होता था। इसीलिए मैंने कैमरा लगाकर तुम्हारी सारी सच्चाई देख ली थी और आज पुलिस को बुला लिया ताकि तुम जैसे धोखेबाज लोगों को मैं सबक सिखा सकूं। उन लोगों ने बताया कि मेरे पति की शादी तो पहले ही किसी और से हो चुकी है, लेकिन मेरी सास का दूसरा बेटा दिमागी मरीज था तो उसकी शादी किसी से नहीं हो सकती थी। पर मेरी सास की इच्छा थी कि उसके पागल बेटे का भी वंश आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने दुनिया के सामने अपने बड़े बेटे को कुंवारा दिखाकर मेरी शादी उससे करवा दी। लेकिन बच्चा वह मुझसे अपने पागल बेटे का पैदा करवाना चाहती थी, इसीलिए विदेश का बहाना बनाकर अपने बड़े बेटे को उसकी पत्नी के साथ कहीं दूसरी जगह रहने के लिए भेज दिया और यहाँ मुझे नशीला दूध पिलाकर देवर से मेरे साथ वह सब कुछ करवा रही थी जिससे उनका वंश आगे बढ़ सके। पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करके ले गई। मैं अपने घर वापस लौट आई और अपने पति को तलाक दे दिया। मेरी माँ ने 2 साल के इंतज़ार के बाद मेरी दोबारा शादी करवा दी। इस दौरान माँ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि तलाकशुदा होने की वजह से सब मुझे ही गलत समझते थे। लेकिन पापा के गांव के दोस्त जब घर आए तब उन्होंने सब जानने के बाद माँ से अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया।
उनके बेटे की पहली शादी शहर की लड़की से हुई थी जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी। इसीलिए उसने आज़ादी के नाम पर उनके बेटे से तलाक ले लिया। मैं अपनी दूसरी शादी से भी बहुत डर रही थी क्योंकि मेरा पहला तजुर्बा बहुत ही बुरा गया था। लेकिन शादी के बाद अपने पति का व्यवहार देखकर मुझे ये समझ आ गया था कि इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। बस सभी से मेरी यही गुजारिश है कि पैसों की चकाचौंध देखकर आंखें बंद करके अपने बच्चों के रिश्ते तय ना करें, बल्कि अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही अपने बच्चों के जीवन साथी का चुनाव करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।